नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और यह आज हम लोग का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसे आराम से देख लें, ताकि एक चैप्टर वाइज सारे प्रश्न आपसे कवर हो, सारे प्रश्नों को आप कवर कर सकें। तो आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ जीव विज्ञान के साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे और सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी आप वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आज का टॉपिक की बात किया जाए, जैसा कि पिछले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम लोग उत्तक के बारे में जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करना है, जैसे जंतु उत्तक और पादप उत्तक। यह आज का दूसरा चैप्टर है और आप पहला चैप्टर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसे आप लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका अगर क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कॉपी या डायरी, कॉपी पेन आप आराम से लेके बैठें। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नया लगेगा, या फिर कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने पहली बार देखा होगा, तो आप उसे कॉपी में लिख लें। या फिर कुछ कुछ टर्म ऐसे होता है जो आपको याद नहीं रहता तो उसे भी आप लिख सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन की बात किया जाए, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेयर। मेयर ने ही सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ठीक है। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उस उत्तक का नाम क्या है? या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, बस इसी प्रश्न को घुमा के वो पूछेगा कि उस उत्तक का नाम क्या है जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं या शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एपीथीलियमेयी उत्तक, एपीथीलियमेयी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? ये भी एपीथीलियमी उत्तक, ये घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे प्रश्न, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप अगर कई बुक को पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे प्रश्न को कवर करते चलें ताकि आपको फ़ायदा हो, एग्ज़ाम में प्रश्न छूटे नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इन चारों में से उस उत्तक का नाम क्या है जो शरीर को या शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? वसामय उत्तक। वसामय उत्तक जैसा कि नाम से ही है, यह शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है या शरीर को गर्म रखता है। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। आगे देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पे? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पे होती है? ये तलवे पे। तलवे पे ही सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रामाइल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। आंसू किस ग्रंथि के द्वारा प्रवाहित होती है? प्रवाहित तो नहीं बोल सकते हैं, वो स्रावित होती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्राइमल। लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा आंसू स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या वजह है, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। यह सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक किसकी इकाई है? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? किसी भी संवेदना का चालन जो शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में होता है वह किसके द्वारा होता है? ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिगामेंट जो एक रचना है वह किसे जोड़ती है? लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। दो हड्डी को किसके द्वारा जोड़ा जाता है या वह जुड़ी होती है किसके द्वारा? वह लिगामेंट के कारण ही एक दूसरे से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का जो कुबड़ होता है वह किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक। शायद इसीलिए ऊंट को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा सब नियंत्रित रहता है पहले से ही। वह एक बार खाता है तो हफ्ता भर तो बिल्कुल वहाँ पे वह इतना खा लेता है एक बार में कि उसका जितने सारे एनर्जी है वो यहाँ के जमा हो जाता है और उसे वह धीरे धीरे यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण ही मोटापा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? इन चारों में से बताइए कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत, अमाशय। तो रक्त ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्पीसी संबंधित है किससे? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए। बायोस्पी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, चाहे आप अपने डायरी में नोट कर लें। मोस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मोस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यह संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में ही मोस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हाइवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? ये स्तनियों की अस्थियों में। स्तनियों की अस्थियों में हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण या फेफड़ा किस आवरण से ढका होता है या फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहा जाता है? तो प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को प्लूरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ये भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करें, स्किप नहीं करें। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप किए हों या स्किप कर रहे हों वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो 10-20 सेकंड के लिए क्वेश्चन अगर मिस करते हैं वो प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इससे भारी दुख और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बात है, आप इसे आराम से कवर करते चलें, पेशेंस रखें थोड़ा। सभी अपने मंजिल पे पहुंचेंगे, आप भी अपने जगह पे, मैं भी अपने जगह पे। हम लोग एक दूसरे से एक सहयोग बना के आगे बढ़ें तो ज़्यादा जल्दी सफल होंगे। खैर, प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन। क्या है? डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत का शिखर यानी दांत का ऊपरी भाग किसका बना होता है और किससे बना होता है? एनामिल। दांत का ऊपरी भाग एनामिल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि रज्जु
यह किस प्रकार का ऊतक है? यह प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। कौन है? नाभि रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर किसी कोशिका या किसी ऊतक की मौत को क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित देह के भीतर किसी कोशिका या ऊतक का मरना उसे न्यूट्रोफिलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? जैसे आप अपना नाखून देखिए या किसी जानवर का सींग बने होते हैं या खूर, वह किसके द्वारा या किस ऊतक से बना होता है? उस ऊतक का नाम क्या है? कीरेटिन। ऐसे आपसे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए क्यूटाइट, काइटिन या ट्यूसिन, इसी से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शंस बन सकते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपको कंफर्म हो के, जब तक आप कंफर्म तभी होइएगा जब तक आप इसे ढंग से कवर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, कीरेटिन के बने होते हैं नख, खूर, सींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? बंदर। बंदर से RH कारक ने अपना नाम ये लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के समय मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में जल का 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। रक्त क्या होता है? ब्लड क्या है? ये ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर देखें, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर ने। मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उस ऊतक का नाम क्या है जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथीलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम क्या है या वह ऊतक जो द्वितीय बुद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? द्वितीयक बुद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, उसका नाम क्या है? कैम्बियम। उस ऊतक का नाम क्या है? कैम्बियम, जो द्वितीयक बुद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से। किससे? कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। कौन सी? व्यापारिक कॉर्क। आगे बढ़ते हैं, पौधों में फ्लोएम। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी पौधों में ये फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? आपसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बात आती है जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है या मुख्यतया किसके लिए जिम्मेदार है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जल वहन के लिए। फ्लोएम था आहार वहन के लिए, यानी भोजन को ले आने के लिए, और जाइलम का है, जाइलम क्या है? जल वहन के लिए, यानी जल को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाने का कार्य कौन करता है? ये जाइलम करता है। आगे देखते हैं 35, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है?
किसी वृक्ष का अगर उसकी आयु का पता लगाने की बात की जाए तो वह किसके द्वारा लगाया जाएगा? वार्षिक वलयों की गिनती करके। देखिए कोई अगर वृक्ष होता है, आप देखेंगे उसे हम लोग या फिर अपने गांव तरफ उसको साल बोला जाता है। इसमें से मान लीजिए अगर शीशम का वृक्ष आप देखे होंगे, जिसे इसमें से एक साल टाइप का बनता है, गोल गोल टाइप का, और उसमें कट होता है। ये साल जितने होगा वह उतने 100 वर्ष पुरानी होती है। तो इस टाइप से इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु तक पाया जाता है। वायु तक किस में पाया जाता है? ये हाइड्रोफाइट्स में वायु तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। किसमें? आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। यह मूल रूप से आर्किड के किस भाग में पाया जाता है? यह मूलों में, यानी उसके जड़ में। कौन से उत्तक है? बिलामेन उत्तक। और किस में पाया जाता है? ये आर्किड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण बुद्धि वल्ली बनती है? किसकी सक्रियता के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण बुद्धि वल्ली बनती है? अंतरंभीय एका, अंतरंभीय एधा की। ऑप्शन नंबर ए। नाम थोड़ा अजीब सा है, आप इसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि? देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं जो समुद्र के किनारे हैं उसमें वार्षिक वलय का अभाव पाया जाता है, उसमें वार्षिक वलय नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो उसका क्या कारण है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय अनुपस्थित होता है? स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए उसमें वार्षिक वलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष के पुराने तने अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु होगी। मान लीजिए किसी वृक्ष है उसमें 50 50 वार्षिक वलय मिले हैं, तो इस हिसाब से उसकी गणना कितनी वर्ष की जा सकती है? तो यह है 50 वर्ष। जितना वलय उतना वर्ष। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर 40 होगा तो 40 वर्ष, 20 होगा तो 20 वर्ष, इस टाइप से अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल नहीं कि गलत हो। खैर आपसे भी गलत नहीं होगा, आप इत्मीनान से कवर इसको करते चलिए, और एक बार में नहीं होता आप आराम से इसे दूसरा बार भी आजमा सकते हैं कि इसमें से कितना सही होता है। तो खैर बढ़ते हैं आगे। यदि 1985 में एक वृक्ष में साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, ठीक है, 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, और 1998 में वह कील कितनी ऊंची हो गई यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच की लंबाई से बढ़ता है? आपका मैथ्स बढ़िया है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 5 फीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? ये जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह किसकी उपस्थिति है, किस क्रिया के कारण वो जल पर तैरते रहते हैं? वायु तक की क्रिया के कारण या वायु तक की उपस्थिति के कारण वह जल पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक उत्तरदायी होता है। शीर्षक विभाजीय उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षक विभाजीय उत्तक। जैसे शीर्ष है तो आप इसे मान लीजिए ये कोई ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाइए, सिंपल बात है। ऐसे आप कोई पौधा बना लीजिए तो इसका जो शीर्ष भाग है ये किसके लिए उत्तरदायी है? ये लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं किसमें? इन चारों में से किसमें
रंध्र मतलब छिद्र की संख्या न्यूनीकृत होती है, कम होती है, और जो होते भी वह धसे होते हैं मरुद्भिदों में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, यानी वृक्ष की शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, वह किसके कारण से? कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। कार्क के बाहर विगलन परत बन जाने से शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है। बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता क्यों होती है, किसके लिए होती है? ये नमी के अवशोषण के लिए होती है। किस लिए? नमी के अवशोषण के लिए बिलामेन की आवश्यकता होती है। अगला है पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं शीर्ष विभाज्योतक। अब हम लोग पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? मोटाई में वृद्धि के लिए। आप इत्मीनान से देखें, इसमें से एक भी प्रश्न उस टॉपिक से जो आप पढ़ रहे हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला, और आप अगर इसे कवर कर देते हैं तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो आप इत्मीनान से सारे सब्जेक्ट को कवर कर लें, और सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज अगर आप प्रश्न को कवर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक भी क्वेश्चन अगर 70-100 अगर आप सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं उसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी या साइंस का तीनों एरिया हो, तो उसमें से आप 85+ आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे, हूबहू सेम टू सेम प्रश्न। तो आप इत्मीनान से इसे कवर करें। अगला देखते हैं, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में खाद्य परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ये क्वेकर्स से। क्वेकर्स से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? मतलब उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है जो पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? या आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभिगमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पादपों में जल की लंबी दूरी से। एक हो गया प्रश्न ये। अब दूसरा पूछेगा आपसे, अभिगमन का सिद्धांत किसके द्वारा या किसने दिया है? तो जेसी बोस ने। जेसी बोस ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की एक नम्यता का कारण इसकी बहुतायत में माना जा सकता है। मतलब अगर आप देखिए पौधे की अगर किसी भाग को, जैसे पत्ते हो गया या जो नरम तना होता है उसका पत्ती के जस्ट बगल वाला, वह आसानी से नहीं टूटता है, वो आसानी से मुड़ जाता है। तो वह किस कारण उसमें किसका बहुतायत में जो उपस्थित होता है वह किस कारण से ऐसा होता है जिसके कारण वह आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ोत्तक। मतलब दृढ़ोत्तक मतलब ऐसे बोल सकते हैं मजबूत उत्तक, ठीक है। और तो करीब करीब हम लोग इसे कवर कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाने वाला। बस आप इसे इतना कवर कर दें। और अगला जो हम लोग का चैप्टर रहेगा उसका नाम है जंतु अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी, चाहे वो अनुवांशिकी, ठीक है, चाहे वो जंतु का हो या पादप का। एक तरफ जंतु का भी देख लेंगे, इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं, और पादप का भी, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, आप बस तैयार रहिए, इस दोनों वीडियो को तैयार कीजिए। और यूँ कहें तो आप जितने सारे इसमें चाहे वो फिजिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, आप इसे आराम से धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।